नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। कचहरी तैयार है और कचहरी में मुद्दों की जो फाइल मैं आपके सामने खोल रही हूं उसमें सबसे पहले बात जंतर मंतर में बवाल की होगी, क्योंकि एक बार फिर वहां पर परिस्थिति तनावपूर्ण है। पत्थरबाजी हुई। सोनम वांगचुक ने धैर्य बरतने की अपील की थी। इससे पहले राहुल गांधी ने पेपर लीक पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने आज जवाब दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पेपर लीक के पीछे बैटल ग्राउंड पंजाब क्यों दिख रहा है, इस पूरी राजनीतिक तस्वीर पर विस्तार से बात करेंगे। आगे आपको अयोध्या भी ले चलेंगे, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग हुई और क्या राम मंदिर के सीईओ बनने की डेट फाइनल हो गई है। नई धार्मिक समिति क्यों बनाई, ये भी जानेंगे। इसके अलावा रात 10:30 बजे आपको ईरान युद्ध का बिल दिखाएंगे। बिल जिसने परेशान कर दिया है अमेरिका को। अब ट्रंप प्रशासन ने कितने अरब डॉलर मांगे हैं, ईरान की मिसाइलें किस देश पर गिर रही हैं, ये भी फाइल खुलेगी। लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर पर अब से कुछ देर पहले क्या हुआ है, उस हंगामे की तस्वीर के साथ मैं प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हूं। क्योंकि जो हंगामा हुआ उसने सवाल खड़े कर दिए कि एक बार फिर से छात्र और पुलिस आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। हाथ में पत्थर दिखाई दिए कुछ छात्रों के, वहीं पुलिस जो पुलिसकर्मी थे वो भी बल प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। 4 अलग अलग कैमरों से आपको ये हम तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। 20 जुलाई को यहाँ पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव देखने को मिला और इसमें कई छात्र, आंदोलनकारी और प्रोटेस्टर्स घायल हुए। इसी टकराव को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया था। लेकिन अभी अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए, हल्का बल प्रयोग पुलिस की तरफ से दिखाई दिया और उस दौरान कैसे भीड़ तितर बितर हुई। क्या सवाल ये भी है कि यहाँ से हटा दिया जाएगा प्रदर्शनकारियों को पुलिस की तरफ से आज रात को, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन आगे जैसे जैसे इस पर परिस्थितियां डेवलप होंगी उस पर आपको ग्राउंड से भी हम जानकारी देंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार प्रदर्शनकारी विपक्ष बुलंद किए हुए हैं। पीएम आवास के सामने राहुल गांधी की अगुवाई में ही कांग्रेस ने आज धरना भी दिया था, माफ कीजिए कल धरना दिया था और आज भी संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया। इस सबके बीच जंतर मंतर पर जो ये बवाल की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये सवाल इसलिए भी खड़े करती हैं कि क्या आज प्रदर्शनकारियों को हटा दिया जाएगा यहाँ से। क्योंकि अब से कुछ देर पहले सोनम वांगचुक ने भी बयान एक जारी किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर आश्वासन दे तो वो अनशन खत्म कर देंगे। अभिजीत दीपके भी अपील कर रहे हैं सोनम वांगचुक से कि वो अनशन खत्म कर दे। तो क्या ये परिस्थितियां किसी निष्कर्ष की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं? लेकिन हंगामे की ये स्थिति जंतर मंतर पर एक बार फिर से बन गई। हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी वहां पर मौजूद रहे जब उन्होंने ये सब होते हुए देखा। उन्होंने जानकारी इस पर दी है कि कैसे हालात थे जब ये टकराव शुरू हुआ। हम फिलहाल मौजूद हैं संसद मार्ग पर और मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे ये बैरिकेड जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया और इसके ठीक दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है वो की गई है और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस है उनकी भी मौजूदगी आपको यहाँ पर नजर आएगी। और सामने जो हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी हैं वो संसद मार्ग और जंतर मंतर जाने वाला जो रास्ता है यहाँ पर नजर आएंगे। एनडीएमसी वाली जो बिल्डिंग है ये बाईं ओर आप देखिए, इसी बिल्डिंग के ठीक सामने आज से तकरीबन 1 घंटे पहले के आसपास 8:30 बजे के समय यहाँ पर जो तनाव वाली स्थिति है वो हो जाती है और उस दौरान जो पत्थरबाजी है वो भी देखने को मिलती है और जिसमें दिल्ली पुलिस के 3 जो जवान है वो घायल हो जाते हैं। जो जानकारी मिली है उसमें 2 हेड कांस्टेबल के घायल होने की सूचना जो है वो सामने निकल कर आ रही है और एक एसीपी रैंक का जो अधिकारी है विवेक भगत, जिनकी जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है, वो भी जो पत्थरबाजी हुई है उसमें घायल हुए हैं और मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जो तनावपूर्ण स्थिति है उससे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको शांत करने के लिए जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी पुलिस की तरफ से यहाँ पर छोड़े गए हैं। और फिलहाल किस तरह का जो मंजर है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये जो रास्ता है आगे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ जाता है, इस पूरे रास्ते को बंद किया गया है। यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो नजर आएगी। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भी आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे और पूरा रास्ता फिलहाल किस तरह से जो गाड़ियां है दिल्ली पुलिस की, इसके साथ साथ जो एंटी रॉयट व्हीकल है उनकी जो तैनाती है वो की गई है और एहतियातन किस तरह से यहाँ पर हाथों में डंडों के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी जो तैनाती है वो नजर आएगी और किसी भी तरह की जो स्थिति है वो खराब ना हो, व्यवस्था को कोई हाथ में ना ले पाए, इसके लेकर जो निगरानी है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है बीते 1 महीने से जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है और
उसके बाद लगातार बीते 2 से 3 दिनों से जो तनाव वाली स्थिति है वो आ रही है, और जिसमें बीते 20 जुलाई के रोज 100 से ज्यादा पुलिस वाले जो है वो घायल हुए हैं, और आज भी 3 जो पुलिस वाले हैं वो घायल हुए हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं जो चिंता की बात है वो सामने निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस जगह पर जो प्रदर्शन है वो फिलहाल चलता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। तो प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं अभी, लेकिन टकराव पुलिस कर्मियों के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच दिखाई दिया, और ये बवाल ऐसे समय में हुआ जबकि कुछ ही देर पहले सोनम वांगचुक ने हिंसा न करने की अपील की थी। उन्होंने कहा अपना अनशन तोड़ने के लिए शर्त भी रखी। अस्पताल से जारी वीडियो में वांगचुक ने ये कहा कि सरकार आश्वासन दे तो अनशन छोड़ देंगे आज ही। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। अब इस मसले का क्या समाधान निकलता है ये फिलहाल तो साफ नहीं है, लेकिन कई राजनीतिक दल छात्रों के इस गुस्से में अपने राजनीतिक समीकरण भी तलाश रहे हैं। आखिर छात्रों युवाओं का आंदोलन एक बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर कैसे बन सकता है, कचहरी में खोलेंगे इसकी फाइल। एक तरफ राहुल गांधी का मोर्चा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। अरविंद केजरीवाल भी अलग से मोर्चा खोले हुए हैं। तो ये विपक्ष के वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने छात्रों के आंदोलन को सरकार के खिलाफ बड़े राजनीतिक युद्ध का मैदान बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक का ये मुद्दा 2027 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की एक नई लीक बना रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। जो लड़ाई 2 दिन पहले तक सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर दिख रही थी, वो अब संसद के गलियारों में गूंज रही है। जो आवाज पहले छात्रों के नारों में थी, वो अब विपक्ष के हमलों में सुनाई दे रही है। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं? स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है उन पर एक्शन लिया जाए। जिन राहुल गांधी ने एक दिन पहले पीएम हाउस के बाहर छापामार अंदाज के प्रोटेस्ट से सबको चौंका दिया था, वो आज इस मुद्दे को अलग लेवल पर ले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेजेंटेशन दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और अपनी लड़ाई का एजेंडा सेट कर दिया। 3 बड़ी मांगे उन्होंने रखी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करने के गुनहगारों पर कार्रवाई, पीएम मोदी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर माफी मांगे। 152 बार पिछले 10 साल में भी ये बताया गया है 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ उनको स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करने। यानी मुद्दा वही, लेकिन मैदान बदल गया है। मांगे वही हैं, लेकिन खिलाड़ी बदल गए हैं। नारे वही हैं, लेकिन निशाने बदल गए हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मुद्दा गरमाया, तो अखिलेश यादव ने भी सदन में कहा, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस मुद्दे पर सुपर एक्टिव मोड पर हैं। पीएम निवास के बाहर 21 जुलाई को हुए प्रोटेस्ट के दौरान जब राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अखिलेश भी वहां पहुंचे। दोनों को एक ही जगह हिरासत में रखा गया। तो
पेपर लीक कांड में छात्र आंदोलन की गर्म हवाओं पर सवार विपक्षी पार्टियां 2027 में ऐसी चुनावी लू पैदा करने की उम्मीद जता रही हैं जिसमें बीजेपी के लिए हीट स्ट्रोक का खतरा पैदा हो जाए। कुछ महीनों के भीतर 5 राज्य यानी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चुनाव है। बीजेपी को शायद इसका अंदाजा है कि अगर ये विवाद यही नहीं थमा तो इसके आगे कई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि चुनावी मौसम ज्यादा दूर नहीं। और बीजेपी का सबसे बड़ा दांव जिस राज्य पर लगा है वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में बीजेपी साल 2017 से सरकार में है। बीजेपी के पास 2027 में सत्ता में हैट्रिक लगाने का मौका है यूपी में। लेकिन दिल्ली से उठी गर्म हवाएं कहीं यूपी के राजनीतिक तापमान को भी न प्रभावित करने लगे, यही सोचकर शायद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपनी पारंपरिक राजनीतिक अस्त्र चला दिया है। प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। तो ये नैरेटिव राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ काम कर पाएगा या नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को झकझोरा है, देश के लाखों परिवारों को प्रभावित किया है। भावनात्मक मुद्दा है और अब देश की राजनीति में भी उथल पुथल मचाए हुए है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मुद्दा 2027 के चुनावों की बिसात क्या सेट कर चुका है। तो सवाल यह है कि क्या युवाओं के भविष्य पर हुई चोट देश की राजनीति का भविष्य भी बदलेगी। तो सवाल शायद सरकार को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होगा। संसद में जो हो रहा है उसमें भी इसकी एक झलक है। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। इंडिया अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 3 दिन हो गए, लेकिन कामकाज ठप है। आगे भी संसद चल पाएगी संदेह है, क्योंकि छात्र आंदोलन में पुलिस कार्रवाई की तपिश ऐसी है कि पूरे सदन का पारा गर्म है। हालांकि सरकार ने आज सदन में कह दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पेच इसमें फंसा है कि किन नियमों के तहत और कैसे चर्चा हो। ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। तो पेपर लीक कांड पर उठा ये तूफान कैसे थमेगा, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन छात्र आंदोलन के बहाने 2027 की चुनावी पटकथाएं आकार लेती दिख रही हैं, फिर चाहे वो यूपी का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो या किसी दूसरे राज्य का। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल राजनीति नहीं, छात्र हैं। लेकिन एक आशंका ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों का गुस्सा सिर्फ चुनावी भाषणों और राजनीतिक नारों का ईंधन बन जाएगा। नेताओं के तेवर तो ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। तो ये थी आज के दिन की बिग पिक्चर। अब आपको कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि छात्रों और युवाओं से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को अपने लिए अवसर क्यों नजर आ रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। 65% देश में आबादी ऐसी है जिसकी उम्र 35 साल से नीचे है। चुनाव आयोग का 2025 का डेटा बताता है कि देश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या 21 करोड़ 70 लाख है। यानी देश में युवा वोटर्स की संख्या कुल वोटर्स की लगभग 22% है। चुनावी राज्य यूपी में 18 से 19 साल के वोटर्स 17 लाख से ज्यादा हैं। तो युवा एक बड़ा फैक्टर है जो राजनीति को और चुनाव को भी प्रभावित करेगा। बीजेपी राहुल पर सियासत का इस्तेमाल लगा रही है। राहुल गांधी पेपर लीक के आंकड़े गिना रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर थोड़ी देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। दोनों बयान सुनो। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बस जो हमें मालूम है 152 पेपर लीक हुए हैं। केरला में
स्टेट में पीएससी के 26 एग्जाम पेपर में इरेगुलरिटीज हुई हैं। कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक हुआ, पीयूसी के पेपर में लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी। ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। तो देश की युवा आबादी को राजनीतिक तौर पर कोई मौके के तौर पर देख रहा है और किसी के लिए चिंता की बात भी है। एक चिंता आम आदमी पार्टी को सता रही है, वो ये कि कहीं कांग्रेस इस छात्र आंदोलन का राजनीतिक लाभ पूरी तरह से ना ले उड़े। उसे ऐसी फिक्र क्यों सता रही है? कचहरी में अब खोलते हैं ये फाइल। राजनीति में सब कुछ वो ही नहीं होता जो सामने दिख रहा होता है। राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा वही नहीं लड़ी जाती जहां वो दिखाई दे रही होती है। कुछ लड़ाइयों के लक्ष्य और उनका मकसद उस बैटलफील्ड से कहीं और ही होता है। पेपर लीक कांड के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बीच ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। ये राजनीति का ऐसा दृश्यम है जो दिख तो कुछ और रहा है लेकिन उसमें हो कुछ और रहा है। एक दिन पहले यानी 21 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब पीएम हाउस के बाहर हंगामा खड़ा करके आंदोलन का पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया तो ये सबसे ज्यादा नागवार आम आदमी पार्टी को गुजरा। आम आदमी पार्टी को इसके पीछे कांग्रेस का कोई पॉलिटिकल गेम नजर आने लगा। आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े चेहरों ने तुरंत कांग्रेस पर सोशल मीडिया के जरिए गोल दागने शुरू कर दिए। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, दिल्ली पुलिस जो सीजेपी को संसद की ओर 100 मीटर तक भी नहीं बढ़ने दे रही थी, उसने राहुल गांधी को पीएम आवास के ठीक बाहर तक पहुंचने की अनुमति दे दी। क्या अब भी इस बात के लिए किसी और सबूत की जरूरत है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही इकाई है? ये पोस्ट था। सौरभ भारद्वाज ने भी पोस्ट किया, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा संसद में उठाना नहीं चाहते थे। विपक्षी दलों के दबाव के बाद उन्हें यह मुद्दा उठाना पड़ा क्योंकि ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाया हुआ था। छात्रों और जेनजी को बंद कमरों में होने वाली इन साजिशों के बारे में जानना चाहिए। साजिश, जिक्र है इस बात का। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के किसी एक नेता ने नहीं बल्कि तीन नेताओं ने लगभग एक ही लाइन लेंथ पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखे और इससे साफ लग रहा है कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि यह किसी खास रणनीति के तहत किया गया है। कचहरी में जब हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या है ये स्ट्रैटेजी, तो फाइल पलटते हैं जब तो कुछ और पिक्चर दिखाई देती है। हालांकि इसे बीजेपी अपने ढंग से एनालाइज कर रही है। होड़ लगी है सभी दलों में कि किस तरह छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। पहला सवाल तो यही उठता है कि छात्रों के आंदोलन के साथ तो समाजवादी पार्टी भी है, उद्धव ठाकरे भी है, ममता बनर्जी की पार्टी भी है। तो फिर जब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इसी मुद्दे पर दल बल के साथ पीएम हाउस के बाहर धरना देने पहुंच गए तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं क्यों आई? आखिर इस आंदोलन में कांग्रेस का इस तरह सुपर एक्टिव होना आम आदमी पार्टी को खटक क्यों गया? हम इस राजनीतिक रहस्य की परतें खोलें उससे पहले आपको कांग्रेस नेताओं के बयान सुनाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक अदावत किस लेवल पर चली गई है। उसमें केजरीवाल और केजरीवाल की बीवी दोनों आरएसएस के एक जो विवेकानंद फाउंडेशन इन्होंने बनाया है, उस विवेकानंद फाउंडेशन में काम करते थे। ये पति पत्नी दोनों लोग विवेकानंद फाउंडेशन के हिस्सा थे। विवेकानंद फाउंडेशन किसका है? आरएसएस का है। तो आरएसएस के लोग हैं। सारी दुनिया ने देखा कि केजरीवाल साहब के राजनीतिक जन्मदाता अन्ना हजारे ने किस तरह मूवमेंट चलाया और अब वो पिछले 12 साल से कहाँ गायब हैं। सारी दुनिया जानती है। राहुल गांधी कभी बीजेपी की बी टीम नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं।
अब समझते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्ख बयानों की अंधाधुंध हवाई फायरिंग क्यों की जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की इस लड़ाई का एपिसेंटर भले ही इस वक्त दिल्ली दिख रहा हो, लेकिन बैटल ग्राउंड असली पंजाब है। आप पूछ सकते हैं भला पंजाब क्यों? तो पंजाब इसलिए क्योंकि वहां कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। सबको पता है कि पंजाब में फिलहाल पॉलिटिकली दो ही बड़े प्लेयर हैं, एक आम आदमी पार्टी जिसकी वहां प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, और दूसरी है कांग्रेस जो कि पंजाब में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले चुनाव यानी साल 2022 में आम आदमी पार्टी को 117 सीटों में से 92 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस, जिसे सिर्फ 18 सीटें ही मिल पाई थी। अकाली दल को 3, बीजेपी को 2, बीएसपी को 1 और 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। लेकिन यह नतीजा पंजाब की राजनीति की पूरी तस्वीर नहीं बताता। 2022 के विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद यानी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान समीकरण बदल गए। 2022 में 42% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी का 2 साल बाद ही 2024 में वोट परसेंट गिरकर 26.16% पर पहुंच गया, जबकि कांग्रेस 2022 में 22% वोट पाने वाली थी और कांग्रेस के 2024 में वोट शेयर बढ़कर 26% के आसपास हो गया। यानी पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, और लग रहा है कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होने वाला है। इसीलिए जब आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के 21 तारीख के शक्ति प्रदर्शन को छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की साजिश बता रही है, तो इसके राजनीतिक मायने समझे जा सकते हैं, और उनको कांग्रेस की तरफ से जवाब भी उसी अंदाज में मिला। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ पर तो मामा बन के घूम रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग जिनके पेपर लीक हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ है फार्मेसी का, उनके बारे में कोई तवज्जो नहीं है। वैसे आम आदमी पार्टी ने चतुराई ये की कि उसकी दूसरी पांत के नेताओं ने भले ही राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठाए, उनकी बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से आज जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो देखिए क्या कहा उन्होंने। जितने भी देश में लोग हैं सब लोग सड़क पे आंदोलन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम मुद्दे का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा है कि परीक्षाओं का लीक बंद होना चाहिए, परीक्षा लीक होनी बंद होनी चाहिए। अब सब लोग समर्थन करें, जो जंतर मंतर को समर्थन कर रहे हैं वो जंतर मंतर को करें, जो नहीं कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना करें, सब लोग करें। तो केजरीवाल जो बात कह रहे हैं उनकी पार्टी के बाकी नेता सोशल मीडिया के जरिए इसके ठीक उलट कह रहे हैं। राजनीति का खेल यही होता है, जो मैसेज देना होता है उसे दूसरे नेताओं से दिलवा दिया जाता है, फिर पार्टी का मुखिया कुछ और ही लाइन ले लेता है या अपने आप को ज्यादा उदारवादी छवि का दिखाता है। आम आदमी पार्टी शायद यही चाहती है कि कम से कम पंजाब के युवाओं के बीच ये संदेश ना जाए कि उनकी लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राम मंदिर को पहला सीईओ मिलने में क्या अभी देर है और सीईओ बनने के लिए कितने उम्मीदवार आए मैदान में। ब्रेक के बाद पूरी खबर। कचहरी में अब राम मंदिर चढ़ावा विवाद की फाइल। कुछ दिन पहले राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया था, एसआईटी जांच हुई, रिपोर्ट सामने आई, आरोपी पकड़े गए, पैसा रिकवर भी हुआ, लेकिन भरोसा कैसे रिकवर होगा, इसी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने मीटिंग की। राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल पर चर्चा हुई। अगली मीटिंग 2 सितंबर को होनी है। सवाल है कि राम मंदिर को पहला सीईओ कब मिलेगा और क्या अगली मीटिंग से पहले ये नाम फाइनल हो जाएगा। अयोध्या सरयू का किनारा, भगवान रामलला का मंदिर, संतों महंतों का जमावड़ा और चंदा चोरी विवाद के बीच मंदिर ट्रस्ट की मुलाकात। इन तस्वीरों ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा। बैठक में दिल्ली और लखनऊ से भी न्यासी वर्चुअली जुड़े थे।
यूं तो बैठक के कई मुद्दे थे, लेकिन सबकी उत्सुकता ये जानने में थी कि आखिर राम मंदिर को लेकर नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ कौन बनेगा। कितने आवेदन आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट को देश भर से कुल 5200 आवेदन प्राप्त हुए। रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और सेना के बड़े अधिकारी सीईओ बनने की दौड़ में शामिल हैं। चार्टेड अकाउंटेंट्स और समाज सेवियों ने भी दावेदारी पेश की है। मीटिंग में कहा गया कि चूंकि भारी संख्या में आवेदन आए, इसलिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए चयन समिति को 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस बीच सीईओ की नियुक्ति में देरी को देखते हुए एक नया सचिव नियुक्त करने पर सहमति बनी है। अनियमितताओं के प्रकाश में आने के पश्चात बैंक की प्रतिक्रिया और गंभीरता के अभाव को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने निराशा प्रकट की है एवं न्यास की वित्त समिति को बैंक के साथ संबंधों पर और मानक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार कर समुचित निर्णय लेने को कहा है। एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले के सामने आने के बाद इस तरह के दावे हो रहे थे कि भक्तों की संख्या में कमी आ गई, चढ़ावे की राशि में भी अंतर जैसी बातें सामने आई, लेकिन मीटिंग में दावे को भ्रामक बताया, दुष्प्रचार कहा गया और फिर प्रेस नोट जारी करके कहा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई। इतना ही नहीं, मंदिर में पूजा अर्चना की प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने 8 सदस्यीय धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है। यहाँ पर सामने मणि रामदास छावनी में हुई जो बैठक है, इस बैठक में तय हुआ है कि जब तक सीईओ की नियुक्ति नहीं होती है तब तक मंदिर का कामकाज देखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही जो बैंक के साथ ट्रस्ट का करार हुआ था, उस करार को लेकर भी असंतोष जाहिर किया गया है और ये कहा गया है कि इसको लेकर के एक पुनर्विचार होना चाहिए। जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि एसआईटी की रिपोर्ट ना मिलने की वजह से फिलहाल जो जांच है उसको लेकर के चर्चा नहीं हो पाई है। बात तो ये भी होनी थी कि राम मंदिर ट्रस्ट के जो 3 खाली पद हैं, उन्हें भरेगा कौन ट्रस्ट में शामिल होगा, लेकिन मीटिंग में इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद जताई गई कि अगली बैठक में नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। जी, आज बैठक हुई और बैठक में जो 3 सदस्य खाली जो पद थे उनका चयन नहीं हो पाया। इस चयन ना हो पाने की वजह क्या, चर्चा नहीं हो पाई या अभी नाम फाइनल? नहीं, चर्चा तो चल रही है, पूरा सब पैरवी कर रहे हैं। अगले मीटिंग में सब आ जाएंगे। ये माना जाए कि 2 सितंबर को जो अगली बैठक होनी है उस बैठक तक 3 सदस्य जो हैं वो चुन लिए जाएंगे? नहीं, उसके पहले ही सब काम हो जाएगा। धार्मिक समिति करेगी क्या? ये अयोध्या का मामला है, वैष्णव संप्रदाय की परंपरा मानने के लिए ये काम किया गया है। तो ट्रस्ट को ये धार्मिक समिति सुझाव देगी और उस सुझाव के आधार पर ट्रस्ट जो है फैसले लेगा, ये कहा जा सकता है? हाँ, इसके लिए वो मानने के लिए तैयार हैं। इस समय भी हमारे वैष्णव संप्रदाय ढंग से पूजा पाठ चले, पूरे में ट्रस्टी लोग तैयार हैं। जिस दौरान मंदिर परिसर के अंदर प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर मंथन चल रहा था, उसी वक्त लखनऊ से दिल्ली तक सियासत अपने चरम पर नजर आई। चंदा चोरी के इल्जामों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। एसआईटी का गठन यूपी की सरकार ने किया तो छोटा मामला निकल के आया है। अब एक और एसआईटी बड़ी बन रही है तो हो सकता है बड़ा मसला निकल करके आए। अगर दान पात्र में ये बातें हो जाएं, दान पात्र में, चढ़ावे में, गुप्त चढ़ावे में, तो कितना बड़ा पाप है, महापाप है। हमारा जो धर्म है सनातनी बहुत संवेदनशील है, बहुत अलग तरह का धर्म है। छोटी सी चीज पे हम पाप मान लेते हैं और ये तो मंदिर के चढ़ावे का पाप है, कितना बड़ा महापाप हुआ है। हम हाँ में विश्वास करते हैं, हम धर्म में विश्वास करते हैं, हम सत्य में विश्वास करते हैं, हम उत्सव में विश्वास करते हैं, हम माफिया को मिट्टी में मिलाने में विश्वास करते हैं। इस सियासी नूरा कुश्ती के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर बेहद तल्ख और सख्त टिप्पणी की है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन ने राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को भारतीयों के सत्यनिष्ठा का सबसे निचला स्तर करार दिया। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान का चढ़ावा चोरी हो जाए और लोगों को शर्म न आए, तो ये बताता है कि समाज में करप्शन किस कदर हावी हो चुका है। जस्टिस श्रीधरन ने चेतावनी दी कि अगर देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है
तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन कर भ्रष्टाचारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। यूं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस की पीठ बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर एक याचिका के मामले में सुनवाई कर रही थी, लेकिन इस सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन ने जिस तरह से राम मंदिर का जिक्र किया वो गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर में चोरी की घटना से भी विचलित नहीं होते हैं, उन्हें किसी भी बात से शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। ये भारतीयों की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के पतन को दर्शाती है। कोर्ट टिप्पणी कर सकता है, नाराजगी जता सकता है, आदेश दे सकता है, लेकिन अमल तो मंदिर प्रशासन को करना होगा, क्योंकि बात भरोसे की है। साख पर लगे दागों को धोने और करोड़ों राम भक्तों की आस्था के इस केंद्र को आधुनिक और पारदर्शी प्रबंधन देने के लिए ट्रस्ट को एक मजबूत कप्तान की जरूरत है। अब उम्मीद यही है कि अगली मीटिंग में मंदिर को नया सीईओ मिले और दोबारा ऐसी कोई घटना न हो। एक उम्मीद दुनिया को अमेरिका और ईरान से भी है। महायुद्ध का बटन आखिर बंद कब होगा, क्योंकि पिछले 11 दिन से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच हवाई वार पलटवार हो रहा है। मिसाइल्स के बदले मिसाइल, ड्रोन के बदले ड्रोन दागे जा रहे हैं। ट्रंप ने अब यह कह दिया है कि धीरे धीरे ईरान के पावर स्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह नहीं कि युद्ध और कितने दिन चलेगा, सवाल यह है कि क्या इस युद्ध को अफोर्ड करने के लिए अमेरिका के पास वो फायर पावर दोबारा तैयार हो चुकी है। बात बात पर टैरिफ कार्ड दिखाने वाले ट्रंप अब महायुद्ध का महाबिल क्यों दिखा रहे हैं? कचहरी में अब युद्ध का खर्च बताने वाली फाइल। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पश्चिम एशिया के आसमान में मिसाइलों की रोशनी और धमाकों की गूंज। सीजफायर टूटने के बाद अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमला किया। अमेरिकी वायुसेना और मिसाइल दस्ते ने ईरान के 5 प्रमुख शहरों चाबहार, कोनार, तबरीज, बेबहार और उम्मीदियह एक साथ जबरदस्त हमले की। इस धमकी के साथ कि अब परमाणु मटेरियल वाले पहाड़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. एक्शन का रिएक्शन होता है और इस अमेरिकी कार्रवाई का असर पूरे इलाके में दिखने लगा।